तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज मंडे है, वीक का पहला दिन, और कल ट्यूसडे है 3 मई, और कल ईद है, तो आज चांद रात। तो सबसे पहले पूरे क्राइम तक फैमिली मेम्बर को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ये हमेशा खुशियाँ लाए आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में। और इसी के साथ ये भी कि कल मेरी छुट्टी भी होगी, लेकिन बहुत सारी शिकायतें आती हैं आप लोगों की, तो कहानी जो है मैंने रिकॉर्ड कर दी है। कल बेशक मैं न रहूँ यहाँ पे और छुट्टी पे होऊंगा, लेकिन कहानी अपने वक्त पे कल आएगी, रिकॉर्डेड होगी। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की। 30 रमज़ान के रोज़े के बाद ईद असल में जो त्यौहार होता है वो एक होता है एक तरह से खुशी मनाने का। और मैंने शायद पहले भी कहा है, कई लोगों ने मेल लिखा था कि ईद का मतलब क्या होता है। तो एक तो ईद का मतलब ही उर्दू में अगर कहें तो खुशी होती है। दूसरा, ईद का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि इससे पहले जो 30 रोज़ा रखे जाते हैं, रमज़ान जिसे हम लोग कहते हैं, रमादान भी कहते हैं, तो ये 30 दिन एक्चुअली एक तरह का एग्ज़ाम होता है, एक टेस्ट। साल में 12 महीने होते हैं, और उसमें कहा जाता है कि इस एक महीने में आपको कुछ, ये एग्ज़ाम है आपकी ज़िंदगी का। इस एक महीने में आप कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कब कितने बजे खाएंगे, क्या इबादत करेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें शॉर्ट में ये तो है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बुराई ना हो, तो आपको इसको फॉलो करना। तो एक महीना आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर इसी को 11 महीने कहा जाता है कि ताकि आप उस पर अमल कर सकें। तो इस एक महीने में रमज़ान का रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने मतलब खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना है। सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम सूरज डूबने तक रोज़ा रखा जाता है, लेकिन सिर्फ रोज़ा रखने का मतलब खाना और पीना छोड़ना नहीं होता, बल्कि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ये होता है कि आप कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, आप बुरा नहीं देखेंगे, आप बुरा नहीं कहेंगे, बुरे रास्तों पर आपके कदम नहीं चलेंगे। तो इंसान के पूरे जिस्म, शरीर जो है, सर से लेकर पैर तक जो भी आपके तमाम अंग हैं, उन हर एक चीज़ का एक तरह से रोज़ा होता है कि आंखें गलत चीज़ नहीं देखेंगी, कान गलत चीज़ नहीं सुनेंगे, मुँह गलत बात नहीं करेंगे, हाथ गलत काम के लिए नहीं उठेंगे, पैर गलत रास्ते पर चलने के लिए नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसका मतलब और मकसद यही होता है कि इसे एक महीने में जो आप करें, अगले 11 महीने तक उस पर अमल करें। तो ये पूरी सोच। और जो लोग ये सब कुछ करते हैं, तो फिर उनके बाद जैसे एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आता है, तो एक तरह से वो रिज़ल्ट आपकी ईद है, क्योंकि 30 दिन आपने वो सारी चीज़ें की, तो अब आपके लिए खुशी का दिन है। तो यह ईद का मतलब। तो एक बार फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद ईद की। बहुत सारे लोगों के मेल भी आए, तो मैंने कहा कि एक साथ ही कर दूँ। और आप तमाम लोग का शुक्रिया जिन्होंने ईद की मुबारकबाद भेजी मेल पर, थैंक यू सो मच। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन इस कहानी को शुरू करूं, एक सवाल जो हमेशा आता है, मुझे लगता है आप लोगों के भी जहन में आता होगा। कई बार अदालत में ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जिसे सुनने के बाद खुद से ही सवाल करने को मन करता है, वो ये कि ऐसा कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक केस में लोअर कोर्ट किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट दे देती, जैसे फांसी, बहुत केस में हुई। हाई कोर्ट में जाकर वो बदल जाता है उम्र कैद में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कई बार तो बरी भी हो जाता है। अब किसी को उम्र कैद दे दिया लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट में पता चला कि उसको छोड़ ही दिया, या हाई कोर्ट ने नहीं छोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो यहीं पे एक सवाल आता है कि जैसे हम लोग जो आम इंसान है वही सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो बहुत सारे मोल तोल भी करते हैं कि चलो यार 10 रुपये का नहीं भैया, 8 रुपये का दे दो, 9 रुपये का दे दो, 1, 2, 3 रुपये चलता है। तो वैसे ही मुकदमों के लिए कि एक संगीन जुर्म हुआ है और एक अदालत उसको संगीन सज़ा दे रही है, सीधे उम्र कैद। तो अब कायदे से ये कि उम्र कैद, चलो ऊपर के अदालत में गए तो कहे कि बहुत ज़्यादा है, चलो 2-4 साल कम कर देते हैं, 14 की जगह 10 साल कर देते हैं, 10 है तो 5 साल कर देते हैं। लेकिन यहाँ सीधे जैसे कि 10 रुपये का 9 दे दो, यहाँ तो फ्री ले जाओ। तो ऐसे ही फैसले हो जाते हैं कि नीचे में तो कहा उम्र कैद, ऊपर की कोर्ट ने कहा नहीं, बरी। तो ऐसा कई केस में होता है। क्यों होता है? अब या तो सवाल ये है कि निचली अदालत ने गलत फैसला दिया, और दिया तो क्यों दिया, और अगर सारे सबूत को रख के उसने सही फैसला दिया तो ऊपरी अदालत में फिर उन सबूतों को क्यों नहीं माना गया? क्या ऊपरी अदालत की गलती है, निचली अदालत की गलती है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की कहानी है उस कहानी से भी यही चीज़ जुड़ी हुई है। कहानी नॉर्थ ईस्ट की है। बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर अक्सर शिकायत करते हैं उधर की कहानी नहीं सुनाते। कहानी करीब 7 साल पुरानी है। कहानी असम की राजधानी गुवाहाटी की है। गुवाहाटी के संतीपुरा इलाके की है। संतीपुर। एक लड़की
2015 में, और ये बात है 30 मई 2015, ये मई का महीना शुरू हुआ अभी। 30 मई 2015 को असम से निकलने वाले हर एक न्यूज़पेपर में इस लड़की की तस्वीर छपती है, और अच्छे काम के लिए। इस लड़की का नाम था श्वेता अग्रवाल, उम्र 18 साल थी तब 2015 में। तस्वीर इसलिए छपी क्योंकि इस लड़की ने पूरे असम में 12th के एग्ज़ाम में कॉमर्स में टॉप किया था, नंबर 1 रैंकिंग। बोर्ड के एग्ज़ाम में 12वीं में कॉमर्स में टॉपर। तस्वीरें छपी, लोगों ने मुबारकबाद दी, बधाइयाँ दी। पूरे असम ने जाना एक श्वेता अग्रवाल है जो 12वीं में टॉप की है कॉमर्स में, अब फ्यूचर ब्राइट है, पढ़ने लिखने में तो तेज़ थी ही थी। तो 30 मई 2015 को हर अखबार में उसकी खबर छपती है। इसके बाद करीब 2 साल बीत जाते हैं, 2017 आ जाता है, 4 दिसंबर 2017, लेकिन फिर खबर छपती है 5 दिसंबर 2017। तो 15 में पहली बार खबर छपी श्वेता की टॉप करने की। 2 साल बाद 5 दिसंबर 2017 में फिर असम के हर न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर और खबर छपती है। इस बार अफसोसनाक खबर थी, श्वेता अग्रवाल की मौत की, उसके कत्ल की, और कत्ल भी ऐसा कि जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक लड़की जो आधी जिंदा थी और उसके बाद उसे जलाया गया, ये सोचकर कि वो मर गई है, और जब जलाया गया तब भी वो जिंदा थी, आधी जलने के बाद मरी। और इस पूरी वारदात का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि एक कातिल, एक लड़का जिसने श्वेता को मारा, उसके इस जुर्म में उसकी माँ और बहन दोनों बराबर की शरीक। दोनों ने बल्कि उसे जलाने में मदद की। दोनों ने बल्कि ये था कि वो लड़का कहीं और लाश फेंकने जा रहा, और उन्होंने कहा रिस्क ये घर ले आ, और घर में ही सबूत मिटाते हैं। तो ये कहानी श्वेता अग्रवाल की है, असम की रहने वाली, गुवाहाटी की, पढ़ने लिखने में बेहद तेज़। 12वीं में जैसा मैंने आपको बताया कि इसने टॉप किया कॉमर्स में, इसके बाद इसे सीए बनना था। 12वीं के बाद श्वेता ने वहाँ एडमिशन ले लिया, ये जो केसी दास, गुवाहाटी में ही केसी दास कॉमर्स कॉलेज में, और कॉमर्स कॉलेज में 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रही थी। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ श्वेता एक और कोर्स कर रही थी, आर्किटेक्टशिप की। ये आर्टिकलशिप एक तरह की एक ट्रेनिंग कोर्स थी जो सीए बनने के लिए चाहिए होता है। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में ये कोर्स कर रही थी। तो कॉलेज भी जाती, सीए की तरफ उसका फोकस था, तो वहाँ ट्रेनिंग भी करती, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ वो सीए का कर रही थी, एक और लड़का था, गौरव सिंघल, जो ट्रेनिंग ले रहा था। दोनों की जान पहचान थी, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों के नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दोनों की सोच में, पढ़ाई लिखाई में भी फ़र्क था। श्वेता बहुत ब्रिलियंट और गोविंद एक एवरेज, जो थोड़ा सा अबव एवरेज कह लीजिए। बट ये सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 दिसंबर 2017 श्वेता का एग्ज़ाम था 5th सेमेस्टर का। वो उस दिन घर से निकलती है करीब सुबह 10:30 बजे, बल्कि 8:30 बजे वो घर से निकलती है और एग्ज़ाम देती है। 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद उसे कम से कम 1:30 बजे तक घर लौट आना था, क्योंकि 8:30 से के बाद 9:30 से 12:30 तक एग्ज़ाम था। लेकिन 1:30 के 2-3 बज जाते हैं, श्वेता घर नहीं लौटती। श्वेता के पिता और माँ को बड़ी फिक्र होने लगती है। अब उसका अचानक देखते हैं कि श्वेता को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर करीब 3:30 के आसपास श्वेता का मोबाइल भी बंद हो जाता है। अब घर वाले परेशान कि श्वेता कहाँ है। इसी दौरान में 5 से 5:30 के दरमियान 2 कॉल आते हैं, एक श्वेता के फादर को और एक श्वेता के अंकल को। फ़ोन करने वाला अननोन था, और फ़ोन करने वाला कहता है कि श्वेता की जलने से मौत हो गई है और उसकी लाश जो है इस घर में पड़ी हुई, और उस घर का वो एड्रेस बताते हैं। ये खबर सुनते ही घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों बदआवाज़ भागते हैं। तो उसके बाद जब ये पहुंचते हैं, एक वकील साहब का फ्लैट था जो किराए पे था, और ये घर दरअसल किसी और का नहीं, उसी साथी का था जिसके साथ श्वेता पढ़ती थी, गोविंद सिंघल, 23 साल का लड़का। घर के अंदर गोविंद सिंघल था, उसकी माँ थी और बहन थी।
बहन भवानी और माँ कमला देवी। बहन की उम्र 25 साल, माँ की उम्र 50 साल। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि श्वेता की लाश वहाँ टॉयलेट में जली हुई हालत में पड़ी हुई है। ये लोग बताते हैं कि श्वेता ने खुदकुशी की है। वो घर आई थी किसी काम से, किसी एग्ज़ाम और उसके लिए मदद करने के लिए, और उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने अचानक जाकर टॉयलेट में अपने आप को मट्टी का तेल डालकर, केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा दिया। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तफ्तीश शुरू होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुलिस को पहले ही वक्त से लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस श्वेता के पूरे उस दिन के सारे टाइम टेबल सबको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेट जब करती रहती है तो अब जिस जगह पे श्वेता की लाश मिली, श्वेता कॉलेज से वहाँ से निकली कितने बजे, इस घर में कितने बजे आई, हर चीज़ को अब वेरीफाई किया जाता है। इस दौरान में जो रास्ते में लोग थे उनसे ही पूछा जाता है कि कोई आखिरी विटनेस जिसने श्वेता को देखा हो। तो ऐसे कुल मिला के अलग अलग 23 विटनेस सामने आते हैं। इनमें से एक विटनेस एक सैलून में, एक बार्बर शॉप में काम करने वाला एक लड़का था, पंकज, जिसका घर इस गोविंद सिंघल के घर, जिसकी शॉप जो है गोविंद सिंघल के बिल्कुल घर के पास थी। पुलिस पूछताछ करते करते उस तक भी पहुंचती है तो वो एक अजीब चीज़ बताता है। वो कहता है कि मैंने आज गोविंद को शाम को देखा, वो अपनी बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा था और उस बोरी से लाल रंग का कुछ टपक रहा था। अब मुझे नहीं मालूम वो लाल रंग क्या था। तो बोला कि मैंने उससे पूछा, क्योंकि गोविंद से बातचीत भी होती थी, तो मैंने पूछा कि ये कुछ बाइक से तुम्हारे टपक रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, इसमें एक्चुअली अगरबत्ती है। अच्छा, इसके एक अगरबत्ती के उसके इंसेंस के स्टिक की जो है फैक्ट्री भी थी गोविंद के फादर की। तो उसने कहा उसी का वो रंग नीचे आ रहा है। तो इस पंकज को कोई शक भी नहीं हुआ, उसे लगा कि हाँ इसकी फैक्ट्री हो सकता है, और वो बोरी लेके वहाँ चला गया। अब उसी शाम, जिस शाम ये लाश मिल रही उससे कुछ देर पहले, पंकज का यूँ बाइक में एक बोरी से लाल रंग का कुछ टपकना पुलिस को थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। इसी दौरान में फिर श्वेता की तलाशी ली जाती है उसके सामान की, तो उसके पर्स से एक नैपकिन पे लिखा हुआ एक वो मिलता है। उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शक पैदा कर रही थी, और उसमें जो लिखा था वो कुल मिलाकर उसका मतलब ये था कि अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ते हो तो आगे चल के पछताओगी। अब ये जो लिखा था ये किसी लड़के ने लिखा था। पुलिस ने जब उस हैंडराइटिंग को देखा तो मिलाया तो गोविंद से मिल गया। अब गोविंद ने ये लिखा था वो कॉफ़ी कैफ़े डे केक उस नैपकिन के ऊपर। अब इसका मतलब ये था कि गोविंद कुछ चाहता था श्वेता से, शायद प्यार करता था, श्वेता मना कर रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने जब आई तो पुलिस को गोविंद पे शक हुआ। अब पुलिस ने गोविंद के बारे में पता करना शुरू किया, श्वेता के घर वालों से ही पता करना शुरू किया, श्वेता के उस इंस्टीट्यूट से ही पता करना शुरू किया। तो पता चला कि श्वेता और ये दोनों चूँकि एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन श्वेता का इससे और कोई इससे आगे का रिश्ता नहीं था। लेकिन शायद गोविंद एक तरफा प्यार में पड़ गया था, और उसने कई बार कहा था, बल्कि एक दो मैसेज मिले जो श्वेता ने डाले थे, एक दो सोशल मीडिया पे भी उसने ऐसे मैसेज डाले थे कि नो मीन्स नो और ऑलवेज नो। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने गोविंद से सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से जब पूछताछ की तो गोविंद भी चूँकि एक स्टूडेंट, पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, फिर वो टूट गया। इस दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इस लड़की के पहले सर पे कोई गंभीर चोट आई, फिर उसके वो चाकू मारे गए, 13 जख्म मिले थे शरीर पर, और इसके बाद उसे जलाया गया। और जब वो जलाया गया तब वो जिंदा थी, यानी जलने के बाद उसकी मौत हुई, चोट और खून से नहीं हुई थी। अब इन सारी चीज़ों के बाद उसी टॉयलेट की भी फिर फॉरेंसिक जांच की गई। सब कुछ करने के बाद गोविंद से जब पूछताछ की गई तब गोविंद ने पूरी कहानी बताई। कहानी ये थी कि 4 दिसंबर 2017 को दोनों एग्ज़ाम था। गोविंद ने इससे कहा कि कुछ पढ़ाई में मदद करने के लिए मेरे घर चलो। वो पहले भी जाती थी। ये दोनों घर पहुँचे। वहाँ शायद गोविंद ने एक बार फिर उसको प्रपोज़ किया, वो उससे शादी करना चाहता था। श्वेता ने फिर मना कर दिया और इस पर वो गुस्से में आया, दोनों में झगड़ा हुआ, और इसी झगड़े में गोविंद ने श्वेता का सर दीवार पे दे मारा। जब उसका सर दीवार पे लगा तो वो शायद बेहोश हो गई।
वो बेहोश हो गई और गोविंद को लगा कि ये मर गई। अब उसको अचानक लगा क्या करें। फिर उसने उसको कहा कि अब मर ही गई है तो लाओ पूरा मार देते हैं। उसने फिर चाकू उठाया और उसको चाकू से उसके ऊपर हमला किया। ये सब करने के बाद घर में माँ और बहन दोनों थी। फिर उसके लगा कि अब तो कत्ल हो गया, अब इस लाश से कैसे पीछा छोड़ाएं, पुलिस तक बात ना जाए। उसने लाश को एक बोरी में डाली और बोरी में डालकर बाइक पर रखा और बाइक पर रखकर निकल गया। और उसका इरादा ये था कि वहाँ एक दूर म्यूनिसिपल का गार्बेज है, कूड़ा घर है, वहाँ ले जाकर फेंक देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो लाश लेकर जा रहा था। उसी दौरान में इस बार्बर शॉप में काम करने वाले लड़के ने देख लिया था, पंकज ने। लेकिन अभी आधे रास्ते ही गया था कि इसकी माँ का फ़ोन आ गया, गोविंद के। और माँ ने कहा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ कूड़े घर में म्यूनिसिपल के अपने घर से दूर लाश फेंकने जा रहा हूँ। माँ ने कहा तुम पागल हो गए हो, ऐसे अगर तुम्हें किसी ने लाश के साथ देख लिया, बोरी के साथ देख लिया तो 10 विटनेस आ जाएंगे, आसानी से फंस जाओगे। अब यहाँ देखिए एक माँ क्या कह रही है, तुम एक काम करो, लाश को घर लेकर आ जाओ। आधे रास्ते से गोविंद वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद अब वो लाश को, उस बोरी को ले जाकर टॉयलेट में रखता है, केरोसिन ऑयल लेकर आता है और इसके बाद उसकी माँ और बहन तीनों मिलकर श्वेता की लाश को जलाते हैं। और जब जला रहे थे, अगर उन्हें ज़रा सा भी वो रहता दिल में तो शायद उसकी जान बच सकती थी। और वो शायद एक एक्सीडेंट का भी मामला हो सकता था अगर सिर्फ दीवार सर पे लगी थी, जब तक चाकू नहीं मारा। फिर भी इलाज से जान बच सकती थी। और एक कत्ल और एक अटेम्प्ट टू मर्डर में बहुत फ़र्क होता है। बट उन्होंने सोचा कि मार ही डाला है। उसके बाद श्वेता को जला दिया, एक तरह से आधा जिंदा। जब श्वेता पूरी तरह से जल गई, इसके बाद उन्होंने फ़ोन किया श्वेता के चाचा और घर वालों को और कहा कि श्वेता ने इस घर में खुदकुशी कर ली है। इसके बाद वो सारे लोग आते हैं और फिर पुलिस की टीम पहुंचती है, फिर सारी छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके बाद ये मामला जो है सुर्खियों में आ जाता असम में। चूँकि एक लड़की जो कॉमर्स की टॉपर थी, 2 साल पहले हर अखबार में जिसकी तस्वीरें छपी थी, 2 साल बाद उस लड़की की इस तरह से दरिंदगी के साथ उसकी मौत और कत्ल जो किया कातिलों ने, उन्होंने लोगों को मतलब बेचैन कर दिया। एक मुहिम चल पड़ी श्वेता को इंसाफ दिलाने के लिए और ये असम में एक वक्त सबसे बड़ी खबर बन गई। सरकार को भी लगा, सरकार ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और इस पूरे मामले में करीब 23 विटनेस को पेश किया गया। और इसके बाद 14 महीने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चला, 14 मंथ, यानी 1 साल और 2 महीने। जल्दी हुआ ये। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में एक ऐतिहासिक फैसला था। गोविंद सिंघल को श्वेता के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई, क्योंकि जिस तरीके से उसने कत्ल किया था, जिंदा ही एक तरह से जला दिया था। और इस कत्ल में मदद करने के लिए और जिस तरीके से साजिश में बाद में शामिल हुई माँ और बहन, वो अपने आप में एक बहुत कड़ी सज़ा थी। इन दोनों को ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद, लोअर कोर्ट ने। इस फैसले का हर तरफ स्वागत हुआ। श्वेता के घर वालों ने भी कहा कि उनके साथ इंसाफ हुआ। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया और हाई कोर्ट का फैसला आया अभी। और उस हाई कोर्ट ने यह कहा कि गोविंद ने जो किया उसके लिए सजाए मौत ठीक है, लेकिन उसकी माँ और बहन को बरी करते हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी निचली कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी, लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। लेकिन बरी करने के साथ साथ हाई कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया कि इन दोनों के खिलाफ फिर से निचली अदालत में ट्रायल किया जाए। मतलब हाई कोर्ट ने बरी तो कर दिया उम्र कैद की सज़ा को, लेकिन ये है कि पूरी तरह से बरी नहीं किया और कहा कि इनके ऊपर दोबारा ट्रायल हो और अगर लगे कि हाँ सारे सबूत इनके खिलाफ हैं तो फिर निचली अदालत जो भी सज़ा सुनाए। तो माँ और बहन इस वक्त हाई कोर्ट की वजह से बरी हैं, लेकिन इनका ट्रायल दोबारा शुरू होगा। इस फैसले ने बहुत सारे लोगों को सदमा भी पहुंचाया, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की पूरी कहानी थी, उसमें माँ और बेटी दोनों के खिलाफ बहुत ठोस सबूत थे। जैसे जिस 4 दिसंबर की शाम को जब ये लाश लेकर जा रहा था और रास्ते में माँ का फ़ोन आया, वो कॉल के डिटेल्स थे।
उस घर में इन तीनों की मौजूदगी थी। उस घर में से फ़ोन करने वालों में एक माँ थी और जिसने कहा कि उसने सुसाइड कर ली, जबकि साबित हो गया कि यह कत्ल है। तो जब कत्ल है, सुसाइड नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि माँ ने झूठ बोला है। लेकिन इन सारी चीज़ों को शायद ऊपरी अदालत ने नज़रअंदाज कर दिया और इन दोनों को बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि लोअर या ट्रायल कोर्ट फिर से इस मामले में इन दोनों के खिलाफ ट्रायल करे, मुकदमा चलाए। जो मैंने शुरू में कहा था कि कई बार ये फैसला जो होता है कि लोअर कोर्ट एकदम मैक्सिमम पनिशमेंट देती है, हाई कोर्ट जो है वो एकदम पलट के रख देती है, या सुप्रीम कोर्ट पलट के रख देती है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर गलती कहाँ पे होती है? फिर हर एक को जानने का हक है। लोअर कोर्ट गलती करता है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या तो दबाव में कि भैया मीडिया ट्रायल हो गया, लोग क्या कहेंगे, या मैं छोड़ दूं तो प्रेशर है, ऊपरी जज क्या कहेंगे अपने ऑर्डर में, तो इसलिए जो भी केस है मैक्सिमम पनिशमेंट दे दें, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। या वो बहुत ईमानदारी से सारे सबूत को सामने रखकर अपना फैसला देते हैं। तो अगर वो सारे ईमानदारी से रख कर देते हैं तो फिर हाई कोर्ट क्यों पलट देता है? और अगर वो नीचे वाले जज, नीचे वाली कोर्ट दबाव में, प्रेशर में, मीडिया ट्रायल में फैसला सुनाती है, तो फिर ये भी गलत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये केस का ही कत्ल हो जाता है ऐसे में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कानून के जानकारों और विद्वानों को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला हाँ कि सारे कोर्ट गलत दे, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक फैसला है और पलट दिया जाए तो वो गलत ही है, सही भी होता है। क्योंकि हमने देखा है कई बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, वो सारी चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, कैसे एक बेगुनाह को अदालत में सज़ा हो जाती है, कैसे एक गुनहगार अदालत से छूट जाता है। तो इन बारीकियों पर नज़र रखने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। इस श्वेता के केस ने यह सवाल फिर से उठाया कि जिसे उम्र कैद की सज़ा मिली उन दोनों को बरी क्यों? और जब इतने सारे सबूत चार्जशीट के हिसाब से, विटनेस के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के हिसाब से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से, तो फिर क्यों? तो कहानी में आज इतना ही, और इसलिए भी आज मैं जल्दी फटाफट निपटा रहा हूँ। आज बहुत सारे तो काम थे, कल के भी काम करके जाना है, कल ईद भी है। आज थोड़ा सोच रहा हूँ जल्दी भी भाग जाऊँ, तो इसलिए तो लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला अपना, आज अमन रॉय का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमन रॉय। इसके अलावा पीनू जाट का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पीनू। और सलीम पटानी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सलीम साहब। और ये पोरबंदर से हैं। आज क्राइम तक फैमिली मेम्बर की एनिवर्सरी बहुत है, 2 मई। मुझे लगता है पता नहीं कुछ ख़ास है क्या, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की है। रमीज़ा और नूर अहमद, इन दोनों की एनिवर्सरी है आज। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अहमद ख़ान ने भेजा है। इसके अलावा संजना और राजकुमार लाहौरी, इनकी भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी बधाई। वीरेंद्र और गुंजन ने भेजा है। रोशानी और रोहित चौधरी, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा शेख समीर अहमद, इनकी भी एनिवर्सरी है। इन्होंने अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपनी अहलिया का नाम ही नहीं भेजा। रागनी और अविनाश यादव, आज इनकी भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। संजीता आर्याल और प्रज्वाल घिमिरे, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सरोज और नेमी चंद जाट, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। नेहा और अनिकेत चाट, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी मुबारकबाद। वर्षा और डॉक्टर राज बाडेकर, इनकी भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी दिल से मुबारकबाद। मुनि और जितेंद्र कुशवाहा, सिवान से हैं, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप तमाम लोगों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अच्छी खासी याद क्राइम तक फैमिली की एनिवर्सरी है। इसके अलावा सहेली चावला और नीरज चावला, थैंक यू सो मच सहेली जी, आप मेल लिखने के लिए। उन्होंने कहा BMW केस सुना है जो हिट रन था, मैं सुना चुका हूँ, और इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में आपको BMW हिट एंड रन केस मिल जाएगी। इसके अलावा कादिर अली हैं, अल्पना मिश्रा जी हैं, अनूप नेगी साहब हैं, आरिफ हुसैन हैं, अनीता जी हैं, मिथिलेश कुमार और अमृता शर्मा हैं। और इनका ये सवाल था कि रेलू राम की प्रॉपर्टी का क्या हुआ। वो जो आपको पता है रेलू राम की कहानी सुनाई थी, अपनी फैमिली के 7 लोगों को मार दिया था। तो इनकी प्रॉपर्टी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो रेलू राम का तो पूरा परिवार मर चुका, बेटी दामाद सब जेल में हैं, तो जो उनके भाई थे रेलू राम के, भाई और भतीजे के हिस्से में आ गई। ये देखिए कि जिसके लिए इतने कत्लेआम हुआ, उसमें से एक चीज़ भी बेटी के हाथ में नहीं आया, क्योंकि काम ही ऐसा किया, और अब प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में। महेंद्र दांगियावास जी हैं जोधपुर से। इसके अलावा करीम रोज़ानी हैं। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मेल के लिए। तो ख़त्म करो उससे पहले एक बार फिर तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद, और शुक्रिया आप लोगों ने जो मुबारकबाद भेजी।
अब आपसे मुलाकात होगी वैसे तो कल, लेकिन कल रिकॉर्डेड होगी, परसों फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।